मम्मी मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दो ना। स्कूल का बैग बेड पर रखते हुए अंकित ने अपनी माँ अंजलि से कहा। अंजलि ने अपने बेटे से कहा, आ गया तू, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। अंकित हाथ मुंह धोकर आता है और इधर उसकी माँ अंजलि खाने की प्लेट ले आई। जब अंकित ने वो खाने की प्लेट देखी तो उसमें फिर वही पतली फीकी दाल और चावल थे। लेकिन अंकित ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगा। लेकिन अंजलि अपने बेटे के चेहरे के हाव भाव देखकर अच्छे से समझ गई थी कि उसके बेटे को ये दाल चावल पसंद नहीं आया। लेकिन वो बेचारी तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अंजलि के पति को इस दुनिया से गए हुए 25 दिन भी नहीं हुए थे। अंजलि का पति एक फैक्ट्री में काम करता था। काम के दौरान ही काम करते करते अचानक ही उसे दिल का दौरा पड़ा और हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। घर में कमाने वाला अंजलि का पति ही उसका एकमात्र सहारा था। लेकिन उसके चले जाने के बाद अब घर कैसे चलेगा? अंकित की पढ़ाई का खर्च कैसे उठाएगी? ये सारे सवाल अब उसे बहुत परेशान करने लगे थे। उसने कितने ही सपने देखे थे अपने बेटे अंकित के फ्यूचर को लेकर, पर वो सारे सपने कुछ ही पलों में ढेर हो गए थे। लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ ही दिनों में अंजलि ने अपने आप को संभाल लिया और फिर लोगों के घरों में काम पर जाने लगी। अपनी माँ को लोगों के घरों में काम करता हुआ देखकर अंकित को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अंकित भी कुछ काम कर कर अपनी माँ का हाथ बटाना चाहता था। लेकिन अंजलि ने कहा, नहीं बेटा, मैं चाहती हूँ तू सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे। फिर एक दिन रात को अंकित की आंख खुली और उसने देखा कि उसकी माँ के कमरे का दरवाजा बंद है और कमरे की लाइट जल रही है। ये देखकर अंकित को लगा कि माँ की तबीयत तो खराब नहीं। फिर वो उठा और दरवाजे के सामने जाकर दरवाजा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। तो बेटे अंकित ने पूछा, मम्मी क्या हुआ, अभी तक सोई नहीं, इतनी देर रात तक जाग रही हो? अंजलि ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी। इस पर अंकित ने पूछा, फिर लाइट क्यों जल रही है? इस पर अंजलि ने जवाब दिया, लाइट लाइट बेटा, कभी कभी डरावने सपने आते हैं ना, इसलिए लाइट जलाकर सो जाती हूँ ताकि डर ना लगे। अब जा, तू भी जाकर सो जा, रात बहुत हो गई, सुबह उठकर स्कूल भी तो जाना है ना? फिर अंकित अपने कमरे में जाता है और जाकर सो जाता है। वो अपनी माँ की कंडीशन समझता था और इसलिए वो मन लगाकर पढ़ाई करता और मेहनत करता था। फिर उस दिन के बाद से अंकित रोजाना ही अपनी माँ अंजलि के रूम की लाइट जलते हुए देखता। अपने माँ के रूम की लाइट रोज रात को जलती हुई देखकर वो भी सोचता था कि मम्मी को रात को डरावने सपने आते होंगे, इसलिए वो लाइट जलाकर सोती हैं। फिर देखते ही देखते एक साल बीत गया। सर्दी का मौसम था और उन दिनों अच्छी खासी ठंड भी पड़ रही थी। फिर अचानक से अंजलि को बहुत तेज बुखार चढ़ गया और बुखार आने की वजह से वो पिछले 11-12 दिनों से काम पर नहीं जा सकी थी और दिन ब दिन अंजलि कमज़ोर होती जा रही थी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर अंकित ने अंजलि को हॉस्पिटल चलने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं गई। फिर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा होने के बाद अपने बेटे के बहुत ज़्यादा कहने पर वो उसके साथ हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर ने अंजलि को कुछ टेस्ट लिख कर दिए और कहा कि ये टेस्ट करवा कर लेकर आओ। फिर अंकित और अंजलि दोनों टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं। वो टेस्ट बहुत महंगे थे। टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने डॉक्टर को टेस्ट रिपोर्ट दिखाए। टेस्ट देखकर डॉक्टर ने कहा कि अंजलि को डेंगू हो गया है और उसे खाने पीने और आराम का खास ख्याल रखना होगा। ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी होगी। ये कहकर डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख कर देते हुए कहा, ये दवाइयाँ बिल्कुल टाइम पर लेती रहना, लापरवाही मत करना। इस तरह से डॉक्टर को दिखाने के बाद वो दोनों माँ बेटा घर वापस आ गए। घर आने के बाद अंकित ने अपनी माँ से कहा, माँ पैसे दे दो, मैं फार्मेसी से जाकर मेडिसिन लेकर आता हूँ। बेटे के कहने पर अंजलि जाकर पैसों का डब्बा खोलती है तो देखती है कि उसमें सिर्फ 150 रुपए हैं। वो पैसे देखकर अंजलि सोचने लगती है कि इस महीने जो पैसे मिले थे उन पैसों में अंकित की स्कूल की फीस भरी और घर का राशन ले आई। ऊपर से डॉक्टर की फीस और टेस्ट करवाने के पूरे 2200 रुपए खर्च हो गए, वो अलग। अगर ये 150 भी दे दिए तो पैसे खत्म हो जाएंगे और फिर अभी तनख्वाह मिलने में पूरे 17 दिन बाकी हैं। फिर इस महीने काम पर भी सिर्फ 4 दिन ही गई हूँ। अब क्या करूँ? पता नहीं ये बीमारी और कितने दिन मुझे घर बिठाएगी।
कब मैं काम पर जाने लगूंगी। ये सब सोचकर अंजलि अपने बेटे के पास आती है और कहती है कि मैं कल जाकर हवेली वाली मालकिन से कुछ पैसे मांग ले आऊंगी, फिर तू मेरी दवाइयां लेकर आना। अभी पैसों के डिब्बे में सिर्फ 150 रुपए बचे हैं। अंकित ने कहा, ठीक है माँ। फिर अगले दिन अंजलि जिन घरों में काम करती थी वहां कुछ पैसे मांगने गई, पर उन 4 घर वालों ने भी ये कहकर उसे खाली हाथ ही वापस लौटा दिया कि एक तो तू 12 दिनों से काम पर आई नहीं और अभी महीना खत्म होने में 16-17 दिन बचे हैं, तो अब किस बात की और किस काम की तनख्वाह दे तुझे। उन लोगों से कुछ एडवांस रुपए भी मांगे, लेकिन सभी लोगों ने इनकार कर दिया पैसे देने से। फिर उतरा हुआ मुंह लेकर घर वापस लौटने लगी तो रास्ते में बनिए की दुकान पर जाकर भी उधार कुछ पैसे मांगे, लेकिन उसने ये कहकर भगा दिया कि तेरे पति ने 7,000 रुपए उधार लिए थे, वो तो मर गया और तूने अभी तक वो पैसे लौटाए नहीं। अब मैं एक फूटी कौड़ी भी उधार नहीं दूंगा। ये सुनकर अंजलि बेबस लाचार और घर वापस लौट आई और सुबह से उसने चाय और बिस्किट के अलावा कुछ खाया भी नहीं था। फिर ऊपर से डेंगू के कारण कमजोरी काफी आ गई थी, पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। घर आते ही वो थकी हारी निढाल सी बिस्तर पर पड़ गई। फिर कुछ देर बाद अंकित स्कूल से घर आया, देखा तो दरवाजा अटका हुआ था। फिर जब वो अंदर आया तो अपनी माँ को लेटा हुआ देखा। फिर वो उसकी माँ के पास आता है और अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहता है, माँ अब कैसा महसूस कर रही हो। उसने जैसे ही अपनी माँ का हाथ पकड़ा, अंजलि का हाथ बुखार से तप रहा था। अंकित ने घबराकर कहा, मम्मी तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है, तुम पैसे ले आई, लाओ मुझे दो, मैं अभी जाकर तुम्हारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अंजलि ने कहा, बेटा वो अंजलि के हकलाने पर बेटा समझ गया और उसने कहा, उन्होंने देने से इनकार कर दिया ना। कोई बात नहीं मम्मी, मैं डिब्बे में देखता हूँ, 150 रुपये हैं, मैं इन पैसों में ही जाकर अभी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। फिर अंकित जल्दी से मेडिकल जाता है और डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची दिखाकर दवाइयाँ देने के लिए कहता है, लेकिन उन दवाइयों का पूरा बिल 1100 रुपये होता है, जबकि अंकित के पास सिर्फ 150 रुपये ही बचे थे, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के लिए दवा नहीं ले सका। अंकित परेशान और घबराया हुआ घर वापस लौटा और अपनी माँ को बुखार में यूं तड़पता हुआ देखकर बार बार उसकी आंखें नम हो रही थी। अंकित ने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं कुछ पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम बस आराम करो, मैं कुछ करता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर अंजलि ने कहा, तू कहाँ से लाएगा पैसे। अंकित ने कहा, मैं कोई काम करूँगा, मजदूरी करूँगा, लेकिन तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊँगा माँ। तुम मेरी पढ़ाई के लिए दिन भर लोगों के घरों में बर्तन झाड़ू पोछा करती हो और रात भर भी तुम सोती नहीं हो, बल्कि रात रात भर तुम जागकर मुझसे छुपकर मेरी पढ़ाई के लिए टोकरियां और झाड़ू बनाती हो, कपड़ों पर बटन लगाती हो। जब तुम मेरे लिए इतनी मेहनत करती हो तो क्या तुम्हारे लिए दवा लेकर नहीं आ सकता मैं? क्यों? अंजलि ने दंग होते हुए अंकित को देखा तो अंकित ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? रोज रात रात भर तुम्हारे कमरे की लाइट जलती हुई देखता था तो मुझे कुछ गड़बड़ लगती थी और इसलिए मैंने तुम्हारे कमरे के पीछे वाली खिड़की से सब कुछ देख लिया और उस रात ही मैं तुम्हारा सच जान गया कि तुम रोज रात को क्या करती हो। मैं कुछ पैसों का इंतजाम कर कर दवा लेकर आता हूँ, तुम ज़्यादा सोचो मत, आराम करो। ये कहकर अंकित घर से बाहर तो निकल गया, पर उसे कहीं भी कोई भी काम नहीं मिला। भटकते भटकते बड़ी मुश्किल से रेलवे स्टेशन की एक चाय की दुकान पर उसे कप प्याली धोने का काम मिला, पर वहां काम करने के बाद उसे सिर्फ 60 रुपए ही मिलने वाले थे और दवा पूरे 1100 रुपयों की थी। अंकित कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इतने कम समय में 1100 रुपए का इंतजाम कैसे करूं। वो बहुत परेशान हो रहा था कि माँ के लिए दवा खरीद कर कैसे ले जाऊं और दवा टाइम पर नहीं मिली तो कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। यही सब सोचते सोचते अंकित कप प्लेट धो रहा था और धोते धोते उसकी नजर एक सेठ जी पर पड़ती है। उसने देखा कि जब सेठ जी ने चाय पी और पैसे देने के लिए अपने वॉलेट खोला तो उस वॉलेट में अच्छे खासे पैसे थे। सेठ जी के वॉलेट में पैसे देखकर अंकित सोचने लगा कि क्यों ना सेठ जी का वॉलेट ही चुरा लूं, पर उसका मन नहीं माना। उसके मन ने कहा, नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसने फिर सोचा, मेरी माँ बीमार है और अगर टाइम पर दवा ना मिलने की वजह से उन्हें कुछ हो गया तो। सेठ जी भीड़ में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे, शायद उनका कोई रिश्तेदार ट्रेन से आने वाला था, वो उसी का इंतजार कर रहे थे। फिर अंकित भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया। फिर उसने मौका देखकर सेठ जी का वॉलेट चुरा लिया।
वॉलेट लेकर कुछ दूर गया और वॉलेट खोलकर उसमें से पैसे निकाले। वो पैसे देखकर उसे उसके पिता की कही हुई बात याद आ गई। उसके पिता ने उससे कहा था कि बेटा, जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात आए, पर कभी भी गलत रास्ता मत चुनना। फिर सोचने लगा कि माँ को जब पता चलेगा कि मैंने उनकी दवाइयाँ लाने के लिए चोरी की है तो वो और भी टूट जाएंगी। फिर अंकित सेठ जी के पास गया और उनसे कहा कि सेठ जी, ये आपका वॉलेट। सेठ जी ने कहा, थैंक्स बेटा, मुझे मेरा वॉलेट लौटाने के लिए। शायद मैं चाय की दुकान पर ही भूल गया था। आजकल बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ, याद ही नहीं रहता। फिर अंकित कहता है, नहीं सेठ जी, आप भूले नहीं थे, बल्कि मैंने आपका वॉलेट चुराया था। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। अंकित की ये बात सुनकर सेठ जी हैरान थे और फिर जब अंकित सेठ जी से ये कहकर वापस जाने लगा तो सेठ जी ने अंकित को आवाज़ लगाई। फिर उससे हैरानी से पूछा कि अगर तुमने मेरा वॉलेट चोरी किया था तो फिर लौटाया क्यों? इस पर अंकित ने जवाब दिया कि मेरी माँ बहुत बीमार है, उनकी दवा लेने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। उनकी दवा खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, लेकिन हमारी मदद कोई नहीं कर रहा था। चाय वाला भी मुझे कप प्लेट धोने के सिर्फ 60 रुपये ही दे रहा था, लेकिन इतने कम पैसों में दवा कैसे आती, यही सब सोचकर मैंने चोरी करने का मन बनाया था। और आपके वॉलेट में मैंने पैसे देखे तो आपका वॉलेट चुरा लिया। पर दिल ही दिल में मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा जब मेरी माँ को पता चलेगा कि मैंने उनकी दवाइयाँ चोरी किए हुए पैसों से लेकर आई हैं, तो वो उन दवाइयों को हाथ तक नहीं लगाएंगी। मैंने चोरी की है ये जानकर वो बहुत दुखी हो जाएंगी और मेरे पिता, जो अब इस दुनिया में नहीं है, ये सब देखकर उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। ये सब सोचकर मुझे घुटन होने लगी, इसलिए मैंने आपका वॉलेट वापस लौटा दिया। फिर सेठ जी ने पूछा, लेकिन तुम झूठ भी तो बोल सकते थे कि वॉलेट नीचे गिर गया था या मैं चाय की दुकान पर ही भूल गया था। इस पर अंकित ने कहा, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी भी झूठ बोलना नहीं सिखाया। इतना कहकर अंकित ने हाथ जोड़कर सेठ जी से माफी मांगी और वहां से चलने लगा। फिर सेठ जी ने अंकित को आवाज लगाई। सेठ जी ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। फिर सेठ जी ने अपने ड्राइवर को कहा कि वो उनके रिश्तेदार को, जो ट्रेन से आने वाला था, उन्हें घर ले जाए। अपने ड्राइवर से ये कहकर वो अंकित के साथ उसके घर गए। सेठ जी ये देखना चाहते थे कि ये लड़का कहीं फंसा तो नहीं रहा है, क्योंकि आजकल की दुनिया ही ऐसी है कि किसी पर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर जब सेठ जी ने देखा अंकित की माँ सच में बुखार से तड़प रही है, तो उन्होंने अंकित को अपने साथ मेडिकल ले जाकर वहां सारी दवाइयां दिला दी जो कि डॉक्टर ने लिख कर दी थी, और साथ ही साथ अपना फोन नंबर और एड्रेस देते हुए कहा कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इस नंबर पर फोन कर देना। फिर अंकित ने भी हाथ जोड़कर सेठ जी का धन्यवाद किया। सेठ जी ये देखकर हैरान हो रहे थे कि 15 साल के एक गरीब बच्चे में कितनी सच्चाई और ईमानदारी है, वरना आजकल के बच्चे तो कितने बिगड़ैल होते हैं, गलत काम करने से पहले माँ बाप के बारे में सोचते तक नहीं। इस बात को 16 दिन बीत चुके थे। अंजलि अब पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रही थी और इन 16-17 दिनों से अंकित स्कूल से आने के बाद चाय की दुकान पर काम करने के लिए जा रहा था। फिर एक दिन अंजलि ने अंकित से कहा, बेटा, मैं जल्द से जल्द कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी, तू अब तेरी पढ़ाई में ध्यान लगा और मन लगाकर पढ़। और हाँ, चल आज हम सेठ जी से मिलने जाते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने हमारी टाइम पर बहुत मदद की है। फिर अंजलि और अंकित दोनों सेठ जी के घर पहुंच जाते हैं। घर क्या, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी। उनके घर के नौकर ने अंकित और अंजलि को बैठने के लिए कहा, लेकिन वो खड़े ही रहे। फिर कुछ ही देर में सेठ जी आ गए। वो अंकित और अंजलि को देखकर हैरान थे। उन्हें उम्मीद तो नहीं थी कि वो उनसे इस तरह से मिलने आएंगे। अंजलि ने सेठ जी से कहा, सेठ जी धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद की। मैं जल्द ही कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी और आपको आपके दिए हुए पैसे वापस लौटा दूंगी। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, पैसे लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले की दया से मैं ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने के काबिल हूँ। ज़रूरतमंद लोगों के अगर मैं कुछ काम आ जाता हूँ तो इससे मुझे बहुत खुशी और सुकून मिलता है। फिर आगे सेठ जी ने अंजलि से कहा, तुमने अपने बेटे को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं तुम्हारे बेटे की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। अंजलि ने कहा, जी सेठ जी, अंकित बहुत होशियार भी है, हमेशा वो अपनी क्लास में फर्स्ट आता है। सेठ जी ने अंजलि से पूछा, क्या तुम यहाँ साफ सफाई और घर के काम करना चाहोगी? ये सुनकर अंजलि ने झट से कहा, जी सेठ जी, मैं यहाँ कल से ही काम पर आ जाऊंगी।
फिर सेठ जी ने अंकित से कहा, बेटा तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया। आज से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा और बाकी तुम्हारी जरूरतों का खर्चा मेरी जिम्मेदारी। अंजलि ने यह सुनकर कहा, सेठ जी ने कहा, हाँ, ऊपर वाले की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। रुपया, पैसा, पत्नी, बेटा, बहू, पोता, और उन्हें भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब ऊपर वाले ने इतना पैसा दिया है तो इन पैसों को अच्छे कामों में लगाकर पुण्य कमा लूं। अगर मेरी वजह से किसी बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाए तो इससे बड़ी खुशी और सुकून की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। फिर अंकित ने सेठ जी के पैर छू लिए। फिर अगले ही दिन अंजलि सेठ जी के यहाँ काम पर आने लगी और उसे अच्छी तनख्वाह भी मिल रही थी। और अंकित की पढ़ाई का खर्चा, उसकी जरूरतों का खर्चा, ये सब कुछ सेठ जी दे दिया करते थे। अब अंकित पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। वो जी जान लगाकर पढ़ाई करने लगा। वो कुछ बनना चाहता था। इसी तरह से टाइम बीतता गया। फिर एक दिन अंकित पुलिस अफसर बन गया। उसकी मेहनत रंग लाई, लेकिन उसमें जरा सा भी घमंड नहीं था। वो भी सेठ जी की तरह जरूरतमंदों की मदद किया करता था। और सेठ जी का उपकार जो उन्होंने अंकित पर, अंजलि पर किया था, वो उपकार तो वो दोनों जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे। पुलिस की वर्दी में अपने बेटे अंकित को देखकर अंजलि की आंखें नम थी। इस बुढ़ापे में सेठ जी और उनकी पत्नी अलग हो गए थे। बेटा बहू उन्हें रखना नहीं चाहते थे और ऐसे टाइम में सेठ जी को सहारा और उन्हें प्यार दिया अंकित ने। सेठ जी को अपने फैसले पर गर्व था जो उन्होंने वक्त रहते मजबूरी में गलत रास्ते को कभी न कभी अपना सकने वाले अंकित को सहारा दिया। अंकित जैसे हीरे को परखा और उसे तराशा। अंकित सोचने लगा, किस्मत कब पलट जाए कुछ नहीं कह सकते। अगर उस दिन पिताजी की कही हुई बात और माँ के दिए हुए संस्कार साथ ना होते तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती। इसलिए हमेशा माँ बाप की बातें सुनो और उनका दिल कभी ना दुखाओ। सच की राह पर चलो, गलत काम करने से बचो, मन लगाकर खूब मेहनत करो और फिर देखना, एक ना एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।